सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई थिंक कि आप लोग की प्रिपरेशन और काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हम लोग की क्लास 5 है पॉलिटिक की। इससे पहले टोटल हम लोगों ने 4 क्लासेस ऑलरेडी पॉलिटिक कर रखी है। तो अगर आपने वो 4 क्लासेस नहीं देखी है तो सेम चैनल पे आपको वो 4 क्लासेस देख लेनी है। उससे आपका पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्शन है पॉलिटिक का, अपने इंडिया का जो संविधान किस तरीके से बनना स्टार्ट हुआ था, वो सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम मौलिक अधिकार से, और जो मौलिक अधिकार है वो क्लास नंबर 4 में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में देख लिखा था। फिर भी हम लोग इसको एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो हमें हमें नेचर की तरफ से मिले हुए हैं, ठीक है, वो काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मौलिक अधिकार, इसका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट्स। जो हमारा मौलिक अधिकार है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है, और हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए, तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, ये हमारे लिए गए हैं रसिया से। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी जो कर्तव्य वाला पार्ट है वो रसिया से लिया गया, और जो मौलिक अधिकार वाला पार्ट है वो हमारा यूएसए से लिया गया है। तो इसका वर्णन यानी कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हमारे संविधान के भाग 3 यानी जो हमारा पार्ट है, अगर आपने पिछली क्लास की होगी तो आपको पता होगा कि पार्ट क्या होते हैं, शेड्यूल क्या होते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं। तो हमारा जो भी संविधान का पार्ट है उसके पार्ट 3 में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इनका वर्णन यानी कि इनका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सारा का सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि हमारा जो संविधान है उसके भाग 3 यानी कि पार्ट 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब होता है नागरिक अधिकारों की आधारशिला यानी कि नागरिक अधिकारों का बेस, ग्रेट चार्टर ऑफ राइट्स। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है, मतलब जो मूल अधिकार है वही मौलिक अधिकार है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैग्ना कार्टा जो है वो एक फ्रांसीसी वर्ड है, लेकिन इसका सबसे पहले जो यूज़ हुआ था वो हमारे इंग्लैंड में हुआ था। मौलिक अधिकारों की प्रकृति, अब इस वर्ड का क्या मतलब है, तो आप कुछ कुछ वर्ड जो है ना वो टफ देख रहे हो कि भाई यार ये जो प्रकृति है इसका क्या मतलब है। तो वो सारा का सारा जो एक्सप्लेनेशन है ना वो यहाँ पे मैं करता जाता हूँ, ठीक है। नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, देखो जो मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान, यानी कि आर्टिकल 352 जो है वो रिलेटेड है नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल से। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य जो मौलिक अधिकार हैं उनको स्थगित किया जा सकता है। यानी कि जब भी हमारे देश में इमरजेंसी लगेगी आर्टिकल 352 के थ्रू, तो जो दो अधिकार है हमारे जीवन जीने की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, इन दोनों को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार हमारे हैं उनको खत्म किया जा सकता है या फिर उनको रोका जा सकता है, उनको स्टॉप किया जा सकता है, ठीक है। यही इस लाइन का मतलब है, ठीक है। अब देखो संशोधन मतलब अमेंडमेंट, राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी, और स्थगित मतलब उसको सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। अब देखो असीमित नहीं है कि मतलब क्या है, और वाद योग्य होते हैं इसका मतलब क्या है। सिंपल सी चीज़ है कि असीमित नहीं मतलब जितने भी हमें राइट्स दिए गए हैं वो अनलिमिटेड राइट्स तो नहीं दिए गए हैं, अनलिमिटेड राइट्स नहीं है, लेकिन जितने भी हमें राइट्स दिए गए हैं ना वो वाद योग्य होते हैं। मतलब अगर आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपके अधिकारों का हनन करती है, यानी अधिकारों को वो लाइक कि हनन को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आई डोंट नो, मतलब अधिकारों की बोल सकते हो कि उपेक्षा करती है फिर हनन करती है, ठीक है। आपके अधिकार जो आपको नहीं मिलते हैं एक तरीके से, तो आप इस चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हो। इसका यही मतलब है कि लेकिन वाद योग्य होते हैं, ठीक है। अब देखो न्यायालय में यहाँ पे लिखा हो ना, न्यायालय में दावा किया जा सकता है, जस्टिसिएबल, वाद योग्य। युक्ति युक्त प्रतिबंध मतलब रीजनेबलनेस, रिस्ट्रिक्शंस। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, तो भाई हमारे जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा किस तरीके से होती है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय, आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय का वर्णन है, और उच्चतम न्यायालय का वर्णन कहाँ पे, आर्टिकल 32 में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके रिगार्डिंग। तो हमारे अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है या फिर लगता है कि मौलिक अधिकार मुझे नहीं मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं इसको लेके। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है, यानी कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप उच्चतम न्यायालय में जाओ उसके बाद फिर हाई कोर्ट में जाओ, ठीक है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। पीड़ित मतलब एग्रीविएट पर्सन। संपत्ति का अधिकार, देखो हमारा जो मूल अधिकार था या फिर बोल सकते हो जो हमारा मौलिक अधिकार था उसमें पहले टोटल 7 अधिकार थे, 7 टाइप के अधिकार थे, ठीक है। 4, 5, 6, 7 टाइप के थे, लेकिन एक जो अधिकार है उसको उसमें से हटा दिया गया, ठीक है। कुछ रीज़न था उसमें से हटा दिया गया, और वो जो अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, यानी कि जो पिता के जो बेटी होती है या फिर जो बेटे होते हैं उनका अधिकार होता है, या फिर जो बोल सकते हो कि जो बहू होती है या फिर जो पत्नी होती है उसका पति के संपत्ति पे अधिकार होता है, ठीक है। ये सारे के सारे जो अधिकार होते हैं संपत्ति टाइप के, ये जो संपत्ति टाइप के जो 7वां अधिकार था इसको हमारा जो मौलिक अधिकार है वहाँ से हटा दिया गया और उठा के किसी और आर्टिकल में इसको भेज दिया गया, ठीक है।
अब देख लेते हैं किस तरीके से इसको हटाया गया और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर थी। राइट टू प्रॉपर्टी चेंज इन स्टेटस। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन यानी कि 44th जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, उस 1978 में हुआ था 44th संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट। उसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको वो पहले 31 में था, आर्टिकल 31, और 19A में था, 19 का मतलब 19A में था, को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। ठीक है, मतलब सिंपल सा है कि एक संविधान संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था 44th नंबर का 1978 में, और पहले ये जो हमारा बोल सकते हो कि जो संपत्ति का अधिकार था वो आर्टिकल 31 में होता था और 19A में होता था। ठीक है, तो इन दोनों में से इनको हटा दिया गया, और हटाने के बाद जो पार्ट 12 है हमारे संविधान का, उसमें आर्टिकल एक था 300A, उसके अंडर में कानूनी अधिकार उसको बोला गया कि ये अब कानूनी अधिकार होगा, न कि मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, तो ये चीज़ कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को। कानूनी अधिकार मतलब लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट, ये अब नहीं है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नोट। 1931 में कराची अधिवेशन, मतलब कि जो कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, बोल सकते हो कि अलग अलग सभा हुए थे, तो कराची में भी एक सभा या फिर अधिवेशन हुआ था जिसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें कांग्रेस ने घोषणा की थी कि भाई इनका एक घोषणा पत्र था जिसमें इन्होंने मूल अधिकारों की पहली बार मांग की थी। तो जो मूल अधिकार उनकी पहली बार मांग कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में किया था, और जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और ये कब हुआ था 1931 में पहली बार मूल अधिकारों की मांग कांग्रेस द्वारा की गई थी। और मूल अधिकारों का जब प्रारूप है यानी कि उसका जो ड्राफ्ट है या बोल सकते हो कि जो उसका इंट्रो है, वो कुछ जवाहरलाल नेहरू ने उसको बनाया था। ठीक है, अब मौलिक जो अधिकार है हमने बताया कि टोटल 7 थे, अभी कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। तो अब ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मौलिक अधिकार 6 फंडामेंटल राइट्स। समता या समानता का अधिकार, एक एक को हम लोग देखेंगे कि ये किस आर्टिकल के अंदर आता है और इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये भाई मौलिक अधिकार है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, तो समता या समानता का अधिकार होता है पहला। दूसरा हो गया भैया आपका स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक जितने भी हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, इनका क्या मतलब है और किस किस आर्टिकल में होते हैं। तो मौलिक अधिकार आर्टिकल वाइज क्लासिफिकेशन। ठीक है, समता या जो समानता का अधिकार है ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया हुआ है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो ये है आपके 19 से लेकर 22 तक के बीच में दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है 23 से 24 के बीच में। शोषण सिर्फ 2 में दिया हुआ है, 23 से 24 में दिया हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिया हुआ है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 29 से 30 के बीच में दिया हुआ है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो और चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो। ओके, समता या समानता का अधिकार। अब जितने भी हमने 6 अधिकार बताए उनको एक एक करके पढ़ लेते हैं कि उनका क्या मतलब है और किस आर्टिकल में फॉल करते हैं, फिर किस आर्टिकल के अंदर आते हैं। ठीक है, उनका क्या यूज़ है रियल लाइफ में। समता या समानता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में इनका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, यानी कि जो लॉ है, हमारा जो कानून है, उसके सामने सब लोग बराबर होंगे, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। असल ज़िंदगी में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में अमीर हो गरीब हो, किसी भी वर्ल्ड से आते हो, कुछ भी हो, लॉ के सामने यानी कानून के सामने सब लोग बराबर होंगे। ये हमारे आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू होगा। विधि के समक्ष समानता मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो पहला आपको आर्टिकल समझ में आ गया, आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं किया जाएगा। राज्य के द्वारा किसी भी आप धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, भेदभाव मतलब डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 में है अवसर की समानता, मतलब सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप किसी भी धर्म से हो, आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, डजेंट मैटर, अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी। और अपॉर्चुनिटी किस में है भैया? 16 में आर्टिकल। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ओके,
अपवाद मतलब कि बोल सकते हो कि एक्सेप्शन क्या क्या है, अनुसूचित जाति यानी कि जो एससी कैटेगरी होती है, एसटी कैटेगरी होती है, और साथ ही साथ जो ओबीसी कैटेगरी होती है, इनका अपवाद है। इनको जो गवर्नमेंट जॉब्स है और फिर जो भी चीज़ें हैं इनमें थोड़ा सा लाइक कि क्या बोलते हो रिजर्वेशन वगैरह मिलता है, यही बहुत है अपवाद यानी कि छूट। ओके, एक्सेप्शन। आर्टिकल 17 अप्रतिष्ठता का अंत मतलब कि अनटचेबिलिटी पहले काफ़ी थी, आपको पता ही होगा, तो अनटचेबिलिटी होती है इसको ख़त्म कर दिया गया। मतलब कि जो अनटचेबिलिटी है इसको बोला जाए कि भाई ये कानून के अनुसार नहीं है, ये दंडात्मक चीज़ें हैं। ठीक है भाई, दंडात्मक कैसे लिखते हैं, दंडात्मक चीज़ें हैं, यानी कि अप्रतिष्ठता आप किसी के साथ नहीं कर सकते, यानी अनटचेबिलिटी इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और इसको अपराध घोषित कर दिया गया। अब आता है आर्टिकल 18 यानी उपाधियों का अंत, यानी आप अपनी तरफ से या फिर कोई भी किसी को कोई उपाधि नहीं दे सकता। सिर्फ जो राष्ट्रपति है यानी जो प्रेसिडेंट है हमारा, या फिर हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसी को उपाधि दे सकती है पार्टिकुलरली, लेकिन कोई खुद से किसी को कोई उपाधि नहीं दे सकता। जैसे कि पहले नाइटहुड वगैरह लोग एक दूसरे को दे देते थे ना, जिस टाइम पे आपने पढ़ा होगा, वो सारी चीज़ें आप किसी को नहीं दे सकते, सिर्फ गवर्नमेंट ही किसी को कोई उपाधि दे सकती है। अब नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसकी बात बार बार हर एक प्रेस में और हर एक जगह की जाती है। ठीक है, आर्टिकल 19 आपने इंस्टाग्राम पे रील में भी देखा होगा, हर जगह आर्टिकल 19 लिखा होता है। अब आर्टिकल 19 क्या है, तो टोटल हमारे 6 फ्रीडम, 6 तरह की फ्रीडम यानी 6 तरह की स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, और कौन कौन से स्वतंत्रता मिली हुई वो हम देख लेते हैं। आर्टिकल 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब 6 रह गए हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारा जो संविधान था उसमें 7 तरह की स्वतंत्रता थी, 7 तरह की फ्रीडम थी, लेकिन अभी कितने हमारे पास, 6 हैं। आर्टिकल 19F जो है, जिसको संपत्ति का अधिकार भी बोलते हैं, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। 44th संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 टू 44th 1978, और 42 कब हुआ था, 1976 में, तो 2 साल पहले हुआ था, और ये 2 कम भी है 44 से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार, 6 फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19A, ठीक है, तो जो 19 है उसके अंदर ये A, B, C, D, E और F, ये 6 तरह के हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। एक एक को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 19A में लिखा हुआ है बोलने की आपको स्वतंत्रता है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको जो भी मन करता है बोल सकते हो, लेकिन एक कानून के दायरे में रहते हुए। आर्टिकल 19 जो बी है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपका जब बोल सकते हो कि जब इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी की टाइम पे दो स्वतंत्रता को छोड़ के, दो आपके जो मौलिक अधिकार उनको छोड़ के बाकी सब कुछ को हटा दिया जाता है, बाकी सबको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 19C में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप संघ बना सकते हो, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। 19 जो डी है उसमें लिखा हुआ है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी स्टेट में आ सकते हो, जा सकते हो। ठीक है, 19E में लिखा हुआ है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, यानी कहीं पे भी आप बस सकते हो। लेकिन आपने पढ़ा होगा शेड्यूल 6, मैंने बताया था ना शेड्यूल 6, तो शेड्यूल 6 में थोड़ा सा चीज़ें अपवाद होती हैं। वहाँ का मतलब होता है कि उसमें जो वहाँ के लोकल्स लोग हैं वही वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, तो ये थोड़ा सा इसका अपवाद हो जाता है, यानी एक्सेप्शन चीज़ें होती हैं। लेकिन देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की जो स्वतंत्रता है वो 19E में लिखी हुई है। 19G में कोई भी व्यापार कर सकते हो और जीविका चलाने की आपको स्वतंत्रता है, आप जो चाहे तो व्यापार करो, या फिर आप जैसे चाहे अपनी जीविका को रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चला सकते हो। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। नोट, प्रेस की जो प्रेस है, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो पार्ट ऑफ वो उसका वर्णन जो है वो 19A में ही है। यानी कि यहाँ पे हमने आपको बोला था ना, ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19A बोलने की जो स्वतंत्रता है, इसी के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। कहाँ गया भाई प्रेस की स्वतंत्रता, ये है, प्रेस की स्वतंत्रता भी 19A के अंदर ही आती है। ओके, अब आर्टिकल जो 20 है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, एक्चुअली हमारा जो पूरा का पूरा मौलिक अधिकार है वो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो उसके बाद तो काफ़ी आसान है। उसके बाद आप राष्ट्रपति, हम लोग राष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं, PM पढ़ने वाले हैं, ठीक है, CM पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से पूरा का पूरा जो संसद है वो हम लोग पढ़ेंगे, फिर विधान परिषद पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, फिर हमारा पॉलिटी जो है वो खत्म हो जाएगा।
आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्वेंस फॉर ऑफेंसेस। अब देखो क्या होता है, कोई किसी ने दोष किया, छोटा मोटा भी दोष किया, उसको कोई बड़ी सजा सुना दी गई, ठीक है, उसको अचानक से गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसके संबंध में भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे जो संविधान है उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे आर्टिकल 20 में पढ़ने वाले हैं। इस तरह 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अगर आप कोई एक बंदा एक अपराध करता है तो ऐसा नहीं है कि उसको 2 बार सजा मिल जाए, एक उसको आजीवन कारावास भी मिल दी और उसको उसके बाद आजीवन कारावास जब पूरा खत्म होता है उसके बाद फिर उसको दे दो भाई मृत्युदंड, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको एक सजा, एक अपराध है उसके लिए एक ही सजा मिलनी चाहिए, ओके। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। ऐसा नहीं कि भाई आपने आज कोई अपराध किया, ठीक है, और आने वाले 10 साल बाद कोई नया रूल बना और आप उस टाइम पकड़े जाते हो, तो इस टाइम के अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगी, ना कि उस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जिस टाइम पे आपने लाइक कि उस जिस टाइम पे आपने कोई अपराध किया है उसी टाइम के अकॉर्डिंग, उसी टाइम पे जो रूल चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फ्यूचर में भी सज़ा मिलेगी, ओके, ना ही कोई पुराने वाले के अकॉर्डिंग। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी आप अपने खिलाफ गवाही दो, इसके लिए आपको जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 पर्यावरण से संबंधित। अब देखो जो आर्टिकल 21 है ना, वो अपना जो दिल्ली है उसका पर्सनल अनुच्छेद है, आर्टिकल है, आर्टिकल 21। इसके तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है, यानी कि कर्तव्य बनता है कि वो उनके जो भी नागरिक हैं उनको स्वस्थ हवा, पानी, यानी कि जो पूरा का पूरा पर्यावरण है वो उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया। तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है ये अधिनियम कब पारित हुआ था, 2010 में पारित हुआ था। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को इंग्लिश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको एनजीटी भी बोलते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय जो हरित न्यायाधिकरण है ये देश में पर्यावरण से संबंधित जो भी मामले होते हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है, यानी पर्यावरण से संबंधित चीज़ें ये देखता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो मुख्य पीठ यानी जो इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और जबकि इसकी 4 अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 21 है ए है आर्टिकल, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो 21 ए इसको बोलते हैं। ये है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। इसमें ये लिखा गया है कि जो भी राज्य सरकार है वो 6 से 14 वर्ष के आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कास्ट और कंपलसरी जो शिक्षा है ये एजुकेशन उपलब्ध करवाएगी। और इसके संबंध में 86 अमेंडमेंट है वो भी किया गया था 2002 में, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट आप याद रखना है कि 2022 में जो 86 अमेंडमेंट हुआ था वो शिक्षा के अधिकार 21 ए जो आर्टिकल है उसके लिए किया गया था, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी पुलिस है वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद जो वो व्यक्ति है उसका भी तो कुछ अधिकार होगा भाई, कि मुझे ऐसे ही 2 साल के लिए 3 साल के लिए आप नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे 3 महीने तक 3 दिन तक आप अंधेरे में नहीं रख सकते, बिल्कुल लाइक कि आप कोर्ट के सामने पेशी नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैं अपराधी हूँ या नहीं हूँ, अपराधी मेरे ऊपर सिद्ध हुआ या नहीं सिद्ध हुआ, लेकिन आप मुझे 3 दिन तक, 4 दिन तक या महीनों तक आप मुझे जेल में रखे हो, तो उसके रिगार्डिंग भी हमारा जो संविधान है उसमें एक संरक्षण दिया हुआ है पीपुल को। अब क्या है इसमें, अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सबसे पहला यह कि हिरासत में लेने का कारण उसको बताना होगा, किसको, पुलिस को, या जिसने भी उसको हिरासत में लिया उसको हिरासत में उसको क्यों लिया गया ये कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, यानी जो भी उसको दंड देगा, यानी जो कोर्ट है उसके सामने उनको पेश करना होगा पुलिस को, ठीक है। अपने पसंद का जो वकील होगा उसको लेने का उसको अधिकार होगा, किसको, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, उसको अपने मनपसंद जो भी वकील हैं उनसे सलाह वो ले सकता है, लीगल काउंसिल। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति का अपने देश में शोषण नहीं हो सकता। अब शोषण कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं और किस तरीके का अधिकार है वो हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का एक्सप्लेनेशन किया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ इनह्यूमन्स बीइंग एंड फोर्स लेबर। इस अनुच्छेद का मूल उद्देश्य क्या है, देखो जो ये आर्टिकल इसका मूल उद्देश्य ये है कि किसी भी इंसान से ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता, और इंसानों की जो खरीद बिक्री है, यानी कि इंसानों को खरीदा बेचा जा सकता, उसको गुलाम की तरह नहीं ट्रेड किया जा सकता। यही है आर्टिकल 23 में, ठीक है। मानव दुर्व्यापार मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपने सुना ही होगा, इंसानों की खरीद फरोख्त। बलात् श्रम मतलब कि फोर्स लेबर, किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं कराया सकता। और बेगारी यानी बिना मजदूरी की, यानी बिना पैसा दिए उनसे काम नहीं कराया सकता। तो ये है आर्टिकल 23 में।
और देखो ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यानी कि अगर कभी इमरजेंसी आती है, नेशनल सर्विस जैसे कभी इमरजेंसी आती है, आपदा आती है या फिर युद्ध की स्थिति आती है, तो उस टाइम पे फ्री ऑफ कास्ट या फिर इस तरीके का काम उनसे कराया जा सकता है। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अब ये सब नियोजन है, प्रतिषेध है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको सिंपल करके समझाता हुआ चल रहा हूँ। इसमें है कि भैया 14 वर्ष से कम आयु वाले कोई बच्चे हैं उनसे कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्ति उनकी नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह आर्टिकल जो है बच्चों को खतरनाक कामों से बचाने के लिए बनाया गया। जोखिम भरे काम मतलब हजार्डस वर्क, बाल श्रम निषेध मतलब चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जितने भी हमारे देश में अलग अलग धर्म हैं उन या फिर अलग अलग व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म मानने का अधिकार है। ठीक है, किस तरीके से वो हम देख लेते हैं। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वो आता है आर्टिकल 25 में, अंतःकरण की तथा धर्म की स्वतंत्रता। अब ये इतना कठिन वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है अपने धर्म का। ठीक है, यह व्यक्ति को यह आज़ादी देता है कि वह किसी भी धर्म को माने या फिर ना माने, अपने मन की सोचे और अपने अनुसार ही किसी भी भगवान पे, किसी भी धर्म पे विश्वास रख सकता है। सरकार किसी पर धर्म थोप नहीं सकती कि आप इस धर्म को अपनाओ। ओके, उसके बाद आता है आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो हर धार्मिक समुदाय व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि स्थापित कर सके, यानी ये वो हर एक व्यक्ति कुछ इस तरीके की जो इंस्टीट्यूशन है उसको बना सकता है और उनके संचालन यानी पोषण की व्यवस्था वो कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 27 धार्मिक कर का निषेध। आर्टिकल 27 में लिखा हुआ है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, यानी कि आप किसी भी रिलीजन का प्रमोशन करते हो तो उसके लिए आपको कोई टैक्स चुकाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मुगल साम्राज्य में किसी किसी राजा ने ये सारी चीज़ें की थी कि आपको अगर आप किसी अलग धर्म से हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। किसी राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई है। इसका मतलब है कि राज्य जो है, मतलब आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं ले सकता, यानी सरकार किसी धर्म का पक्ष नहीं ले सकती। अगला है आर्टिकल 28 शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा। इसमें यह है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मापदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। ओके, नाउ संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। आर्टिकल 29 में आता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। ओके, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी होता है, लिपि मतलब स्क्रिप्ट होता है। अल्पसंख्यक समुदाय, अब हमारे जो देश है उसमें टोटल 6 अल्पसंख्यक हैं। मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 15 सूत्रीय कार्यक्रम मतलब 15 पॉइंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था 2005 में अल्पसंख्यकों के लिए। उसके बाद आता है आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों का शिक्षा संस्थान संबंधी अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अनुदान देने का मतलब क्या होता है, मतलब कि उसको जो पैसा रुपया है वो देने में भेदभाव नहीं करेगी। उसको बहुत कम पैसा देती है, फिर बहुत ज़्यादा पैसा देती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू धर्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस एग्जाम फेवरेट। भाई देखो इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या आर्टिकल 29 और 30 में। 29 में है कल्चरल प्रोटेक्शन और 30 में है इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट। तो ये आप अच्छे से याद करना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो वो सीधे अदालत जा सकता है। यही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट सीधे जा सकते हो। कहाँ पे, अदालत में। इसी को बोलते हैं, इसी वर्ड को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
अब संवैधानिक उपचारों का महत्व क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो देखो ये है एक्चुअली आता है आर्टिकल 32 में, और आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा बोला था? आर्टिकल 32 को, जिसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, नाउ आर्टिकल 32 उच्चतम न्यायालय में संरक्षण। अब उच्चतम न्यायालय मतलब होता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कि वो हमारा जो अधिकार है उसको किस तरीके से संरक्षित करती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो हमारा हाई कोर्ट है को विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, जिसे समादेश यानी कि रिट्स कहा जाता है। ओके, अब 5 टाइप के रिट्स होते हैं, यानी कि 5 टाइप के समादेश होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में हैबेस कॉर्पस बोलते हैं, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी कर लिया गया है। ठीक है, न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी व्यक्ति को निश्चित स्थान और समय पर प्रस्तुत करे। मतलब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ ये है कि हमारे बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी किसी तरीके से हम कानूनी लफड़े में फंस जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो हाई कोर्ट है उसको अगर हम संपर्क करते हैं तो वो कुछ आदेश देता है उन अधिकारियों को, ठीक है, जिसने हमें पकड़ रखा है या फिर जिसकी वजह से हमारा जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के जो आदेश हैं, समादेश हैं या फिर जिसको रिट्स बोलते हैं, वो हमारा जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, वो जारी कर सकता है। मैंने जहाँ हाई कोर्ट बोला उसको आप सुप्रीम कोर्ट कर लेना। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। अब देखो यहाँ पे 5 प्रकार के समादेश कौन कौन से हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब इसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है। कोई व्यक्ति अगर प्रार्थना करता है तो यह समझाता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। न्यायालय अधिकारी को यह आदेश देता है कि वो बंदी व्यक्ति को निश्चित स्थान और समय पर प्रस्तुत करे ताकि उसका फैसला किया जा सके कि वो वाकई में अपराधी हैं या फिर नहीं है। फिर वो परामर्श भी दे सकता है, कौन? सुप्रीम कोर्ट। मैं बार बार हाई कोर्ट क्यों लिख दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, परमादेश मतलब क्या होता है? मैडमस होता है। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तब ये जारी किया जाता है। ठीक है, प्रतिषेध लेख, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोनों जारी कर सकता है प्रतिषेध लेख। उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट है वो, या फिर सुप्रीम कोर्ट है वो द्वारा निम्न न्यायालयों को आदेश दिया जाता है कि वो अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले में कार्रवाई न करें। निम्न मामले मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के निम्न न्यायालय कौन होगा? उच्च न्यायालय होगा। और उच्च न्यायालय का निम्न न्यायालय कौन सा होगा? आपका जो बोल सकते हो कि जिला वाला जो न्यायालय होता है ना, वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे के सारे इनके निम्न न्यायालय होंगे। तो उनको ये आदेश दे सकता है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आप कार्रवाई ना करें। ठीक है, ये कार्य मुझे सौंपे। उत्प्रेषण, जिसको बोलते हैं सर्टियोरारी। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वो लंबित मुकदमों को वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। अधीनस्थ न्यायालय मतलब हमने आपको समझाया, जैसे उच्च न्यायालय, उच्चतम जो सर्वोच्च न्यायालय उसके अंदर उच्च न्यायालय होता है, और उच्च जो न्यायालय होता है उसके अंदर कौन सा होता है? जो आपका जिला डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है, उसको वो जो होता है वो उच्च न्यायालय के अंदर आता है, उसी को बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, उसके बाद आता है अधिकार प्रेक्षा लेख, क्यू वारंटो। अगर कोई व्यक्ति कानून के अनुसार योग्य नहीं है फिर भी किसी सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है तो अदालत उससे सवाल करती है कि आप किस अधिकार से इस पद पर हैं। तो ये हो जाता है हमारा अधिकार परीक्षा लेख। अब मौलिक अधिकार में कई बार संशोधन भी किया गया, यानी कि अमेंडमेंट भी किया गया मौलिक अधिकारों में। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ जल्दी। मौलिक अधिकारों में संशोधन, न्यायिक विकास। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में एक अमेंडमेंट हुआ था हम लोग के आर्टिकल में। इसमें ये हुआ था कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यानी इन दोनों के बीच में एक वाद हुआ था 1967 में, के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। मतलब देखो, ये एक कि बोल सकते हो कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो वाद हुआ था, इससे पहले ये था हमारे आर्टिकल में कि हम जो हमारी संसद है वो संसद किसी भी मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती थी। लेकिन इसके बाद थोड़ी सी चेंजेस हुई। जैसे जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद हुआ था 1967 में, इसमें ये बोला गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 ईस्वी के निर्णय में आर्टिकल 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी। इसमें बोला गया कि आप संशोधन कर सकते हो, और इसमें बोला गया कि मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय उसने संसद के अधिकारों में रोक लगा दी कि आप संशोधन नहीं कर सकते, अर्थात संसद मूल जो अधिकार थे उसमें संशोधन नहीं कर सकती थी। ठीक है,
उसके बाद आता है 24 संविधान संशोधन अधिनियम 1971। तो 1971 में 24 संविधान संशोधन जो अधिनियम है वो आता है, अमेंडमेंट आता है। इसमें ये बोला जाता है कि 24 संविधान संशोधन 1971 ईस्वी द्वारा आर्टिकल 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि आर्टिकल 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 के द्वारा संशोधन की प्रक्रिया है। संशोधन की प्रक्रिया किस में है? आर्टिकल 368 में। तो इसमें बोला गया कि भाई मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, किसमें? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में। उसके बाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। इसमें क्या बोला गया? ठीक है, इसमें बोला गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया? पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब कि जो पार्लियामेंट यानी कि हमारी जो संसद है वो अमेंडमेंट वो जो है वो फंडामेंटल राइट जो है उसमें अमेंडमेंट यानी कि सुधार तो कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर उसका यानी जो उसका बुनियादी ढांचा है, ठीक है, उसमें बदलाव नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हुआ था किस टाइम पे? केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद 1973। और इसके बारे में तो हमने आपको पिछले उसमें बता ही रखा है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 मैंने बताया था, और 44वां कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू बैड, मतलब ये बोला गया कि भाई संसद जो है ना वो संशोधन कर देगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप लेके उसको ना किसी भी न्यायालय में उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक आता है भाई मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ठीक है, ये भी एक वाद आता है 1980 में, और इसमें ये चीज़ होती है कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 ईस्वी के निर्णय के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें जो 42 संविधान संशोधन अधिनियम था इसमें ये बोला गया था, और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ क्लियर वे में। इसमें ये बोला गया कि भाई जो संसद है वो बदलाव कर सकती है, अगर आप बदलाव आपको गलत लगता है तो उसको लेके आप न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन जब ये आता है ना तो इसमें बोला जाता है कि नहीं, न्यायालय जो है उस पर विचार कर सकती है। ठीक है, और इसकी रक्षा कर सकती है, उसका पुनरावलोकन कर सकती है, मतलब इस पर विचार कर सकती है कि ये सही है या फिर गलत है। तो यहाँ तक हम लोग की क्लास खत्म हुई। ठीक है, आई थिंक कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। राष्ट्र के जो अगला हम लोग का टॉपिक होगा वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, हम लोग सारा का सारा जितना भी आर्टिकल है वो पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी, और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको जितने भी नोटिफिकेशन है वो सारे के सारे मिलते रहते हैं, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।